नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बीते दिनों मैंने एक ऐसा काम किया जिसके बाद सब पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। यहां तक कि मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया। उसने भी मना किया कि क्या कर रहे हो। असल में मैंने आदित्य धर की बनाई लिखी निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 देख ली। सब कह रहे हैं क्यों देखा। इसके कई जवाब हो सकते हैं। असल में इस फिल्म पे बात करना गंभीर ढंग से मेरे लिए संभव ही नहीं है। यह सच है कि मेरे भीतर भी सवाल उठता रहा कि मैं ऐसे फिल्म क्यों देख रहा हूं। धुरंधर 1 देख चुका था और वहां जो व्यर्थ का वितंडा दिख रहा था पूरी फिल्म में, एक कल्पना शून्य किस्म का राजनीतिक प्रचार, उसे देखते हुए लगा एक बेतरतीब हिंसक दृश्यों की भरमार, उसे देखते हुए लगा कि मैं क्यों देख रहा हूं और हिंदुस्तान के दर्शक इसे क्यों देख रहे हैं। असली सवाल यही था कि इस नरक में उतरकर ही आप जान सकते हैं कि नरक की आग कैसी होती है और उसमें लोग जलने को बेताब क्यों हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रोपेगेंडा से मुझे कोई एतराज नहीं है। असल में प्रोपेगेंडा शब्द थोड़ा बड़ा है। किसी भी फिल्म में एक विचार हो, एक राजनीति हो, एक कोई बात हो तो फिल्म बड़ी होती है। लेकिन अगर उस प्रचार का कोई तर्क न हो, उस विचार के पीछे झूठ हो, उस विचार के पीछे अतिशयोक्ति हो, तो वो प्रोपेगेंडा में बदल जाती है। और ऐसे फिल्म सबसे पहले अपने विचार का, जिसको प्रचार के लिए वो सोचती है कि जिसका प्रचार वो कर रही है, उसका नुकसान करती है और फिर अपना नुकसान करती है। हालांकि हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, हिंसा के दृश्य भी, हम लोग जितनी तरह की हिंसा देखने के आदी बना दिए गए हैं, उसमें ये सारी हिंसा बहुत यांत्रिक जान पड़ती है, बहुत नकली जान पड़ती है। इससे भयावह और हिंसा के दृश्य बहुत तेज बजते संगीत, बहुत शोर शराबे से भरे नहीं होते हैं। वो खामोशी में कदमों की आहट से, खून की एक बूंद से जितना डर, जितना खौफ पैदा होता है, वो भड़कीले किस्म के गला काट दृश्यों से नहीं होता है। तो न हिंसा वो वजह है जिसके चलते फिल्म मुझे बेतुकी लगी, न प्रोपेगेंडा वो वजह है जिसके चलते मैं इस फिल्म को बेकार पा रहा हूं। असल में पूरी फिल्म निर्माण की अगर कोई कसौटी होती है तो निश्चय ही फिल्मांकन में अपने अपने दृश्यों में इसमें बड़ी मेहनत है और इसके चलते इसको कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अपने कथानक में, अपने प्रस्तुतिकरण में ओवरऑल ये फिल्म मुझे छूती नहीं है। और मैं तो चाहता था कि गंभीर न हो, लेकिन कुछ मेरे स्वभाव की सीमा है और कुछ फिल्म से जुड़ी गंभीर बातें जो मुझे गंभीर बनने को मजबूर करती हैं। मुझे भी लगता है कि फिल्म की हमारी समझ को होता क्या जा रहा है। ये सच है कि जिसको हम मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा कहते हैं, वो पहले भी कभी बहुत रचनात्मकता के लिए नहीं जाना गया। उसमें तरह तरह का मेलोड्रामा, बिल्कुल भावुकता के पार जाते संवाद, और वो सब कुछ होता था जो असंभव लगता था। लेकिन उन फिल्मों में आप देखेंगे कि दो चार चीजें तय होती थी। ज्यादातर मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा समाजवादी आस्थाओं का सिनेमा है, वो बराबरी की बात करता है। ज्यादातर हिंदी सिनेमा धार्मिक एकता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। ये इसी हिंदी सिनेमा में संभव था कि अमर अकबर एंथनी नाम की फिल्म बन पाती थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चे अलग अलग जगहों पे पल रहे हैं। इसी सिनेमा में संभव था कि साहिर लिख पाता था कि तू हिंदू बनेगा नहीं मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन मैं पा रहा हूं कि इंसानियत का ये सबक हिंदू और मुसलमान के पार जाकर देश और दुनिया को, मनुष्यता को समझने की जो रीति है, वो हिंदी सिनेमा खो बैठा है। उसको वो रिप्लेस किन चीजों से कर रहा है? बहुत नकली, स्थूल किस्म की देशभक्ति से। इस देशभक्ति में आप कुछ नहीं करते हैं।
एक नकली पाकिस्तान क्रिएट करते हैं, वहां एक लियारी में अपना एक जासूस भेजते हैं, और जब कहानी बिखर जाती है, जब आपको समझ में आता है कि वो आपके काबू में नहीं रही, तो वहां दाऊद को भी पैदा कर देते हैं। और दाऊद, आप मजबूत दाऊद दिखा नहीं सकते हैं, तो बीमार दाऊद दिखाते हैं। उसकी बीमारी की वजह भी बता देते हैं भारतीय जासूसों द्वारा लगाए गए एक टेप को, जिसका असर किडनी पे धीरे धीरे पड़ता है। तो इसी तरह बिल्कुल अंत आते आते एक और वो नया कुछ ले आते हैं, जिससे लगता है कि अरे 45 साल से ये आदमी इस भूमिका में था। मैं फिल्म स्पॉइल नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो हिस्सा नहीं बताऊंगा। लेकिन पूरी फिल्म आप देखिए कि अपने राजनीतिक संदेश में भी, अगर किसी फिल्म में कोई राजनीतिक संदेश है, कोई प्रोपेगेंडा है, तो उसको गंभीर होना चाहिए, कम से कम अपने तथ्यों के प्रति सतर्क होना चाहिए। ये सतर्कता न धुरंधर 1 में दिखती है, न धुरंधर 2 में दिखती है, जिसको धुरंधर द रिवेंज कहा जा रहा है। धुरंधर 1 में जियाउल हक को 1972 में उसका संवाद सुना दिया गया, जबकि असल में वो जुल्फिकार अली भुट्टो का संवाद था। तो ये चूक यहां आते आते कई छोटी छोटी चूकों में बदल जाती है, और कई चीजें जो अजीब ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, कम से कम 2-3 बातें ऐसी हैं जो इस फिल्म में गहरा एतराज पैदा कर सकती हैं। एक तो नोटबंदी। नोटबंदी भारत की ऐसी विफल परियोजनाओं में थी जिसका नाम प्रधानमंत्री अब लेना पसंद नहीं करते हैं। 10 साल की अगर उनके कार्यकाल की सबसे विफल कोई रणनीति थी, बाकी सब पे भी सवाल उठे, लेकिन सबसे ज्यादा नोटबंदी थी। वो काले पैसे पे, आतंकवाद पे, नक्सलवाद पे रोक लगाने के नाम पे 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। जितने नोट सिस्टम में थे लगभग सबके सब वापस आ गए। और जिस फेक करेंसी की बात की जा रही है, 60,000 करोड़ या कितने करोड़, उसकी कहानी जो है कभी पुष्ट नहीं हो सकी। खतरनाक बात यह है कि भारतीय राजनीति में जो अपराधीकरण है वो चिंता का विषय तो है ही, और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों तरफ के नेता शामिल हैं। बल्कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अपराधियों को मंत्री बनाने का पहला काम कब हुआ था? ये 1998-99 के आसपास, जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, जब उनको कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना पड़ा था उत्तर प्रदेश में, जिसमें कई हरिशंकर तिवारी जैसे लोग मंत्री बनाए गए थे पहली बार। और तब आडवाणी जी से पूछा गया था कि आप ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बना रहे हैं, तो उनका जवाब था कि ना इनका भविष्य देखिए, अतीत नहीं। आज हम बीजेपी का वर्तमान और अतीत दोनों देख रहे हैं, और भविष्य भी। असल में पूरी भारतीय राजनीति अपराधीकरण की मारी है। इसमें अतीक अहमद हो, इसमें अनंत सिंह हो, इसमें कोई भी हो, इसमें कई बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधी हमारे राजनीतिक दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो एक अलग संकट है। वो संकट क्यों पैदा हुआ, शहाबुद्दीन क्यों पैदा होते हैं, ये भी एक सवाल है जिस पे अलग से चर्चा की जरूरत है। लेकिन इस फिल्म में राजनीति के अपराधीकरण को, अतीक अहमद को और उसके भाई को एक तो पाकिस्तान से जुड़ा दिखा दिया गया, दूसरा जिस तरह मारा गया। पहले आपने नोटबंदी की वकालत की, नोटबंदी को बताने की कोशिश की कि ये आजकल मास्टर स्ट्रोक शब्द बीजेपी की राजनीति और मीडिया दोनों में बड़ा चर्चित है। हर चीज एक मास्टर स्ट्रोक होती है। तो ये मास्टर स्ट्रोक बताते हुए इसको कि आपने नोटबंदी को पेश किया। अब आप एक फर्जी एनकाउंटर नहीं, पुलिस की हिरासत में सीधे सीधे गोली मरवा देने की घटना को आप जायज ठहरा रहे हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक है। उसको आप देशभक्ति से जोड़ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के समर्थन के चक्कर में उसको मारा गया। तो ये कहानी बदल जाती है यहां से। और दुर्भाग्य से इन वर्षों में जो फेक एनकाउंटर का कल्चर यूपी में पैदा हुआ है, जो बुलडोजर संस्कृति पैदा हुई है,
वो सब भारत की अदालतों का, भारतीय जिसको आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की तरह जानते हैं, न्यायपालिका का, उसका अपमान करके ही, उसकी अवमानना करके ही खड़ी हुई है। अब आप बता रहे हैं कि यूपी की राजनीति तो जैसे पाकिस्तान से चलती थी, पाकिस्तान के नकली नोट आते थे और विरोधियों को जिता देते थे। आज जो पार्टी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई कि नोटबंदी रुक गई। दोस्तों, यूपी का भारतीय राजनीति का इतिहास देखें। यूपी में 2007 में मायावती आती हैं, 2012 में अखिलेश आते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सबके सब इसलिए संभव हुआ इनका आना कि इनके पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी थे? ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का आरोप है, बहुत ही सतही किस्म का आरोप है। तो जो दो बड़े राजनीतिक प्रचार के मुद्दे हैं, और तो और आपकी सांप्रदायिक दृष्टि पाकिस्तान में लग रहे नारों को लेकर भी दिखाई पड़ती है। आप सर तन से जुदा करके एक ऐसे नारे की याद दिलाना चाहते हैं जो भारत की सांप्रदायिकता की जो बहुत गहरी गंभीर समस्या है, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों में थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुसंख्यकों में तो इस दौर में वो भयानक आयाम ग्रहण कर चुकी है, उसको आप पाकिस्तान की एक घटना से जोड़ के उसकी स्मृति याद दिलाना चाहते हैं, जैसे जो उस पार हैं जो इस पार हैं सब एक हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हिंदुस्तान का दर्शक एक इतनी लंबी फिल्म को, जो बहुत ठहरे हुए दृश्यों से, कोई कलात्मक दृश्य नहीं है, बहुत कैमरा ठिठका हुआ है, स्लो मोशन में चीजें चल रही हैं, जबरन खींचे जा रहे दृश्य हैं, क्यों देखना पसंद करता है? क्या उसकी आंखों में भी उस तथाकथित देशभक्ति की पट्टी चढ़ी है जो पाकिस्तान विरोध के नाम पर, जो मुसलमान विरोध के नाम पे कुछ भी निगलने को तैयार रहती है? और तो और सबसे ज्यादा वो भद्दी गालियां जो पूरी फिल्म में कभी संजय दत्त देता है, कभी कोई और देता है, और मैं देख रहा था कि वो कुत्सित गंदी गालियां सुन के हॉल में हंसी की लहर टूट पड़ती थी, जैसे लोग बड़े खुश होते हों कि ये गंदी गाली दी जा रही है, पाकिस्तानी लोग दे रहे हैं, हिंदुस्तानी भी दे रहे थे, सब दे रहे थे, और भारतीय दर्शक बिल्कुल सिनेमा घर को हाउसफुल करके वो सारी गालियां देख सुन रहा था। जैसे हम क्या क्या स्वीकार करने को तैयार हैं, किन रूपों में स्वीकार करने को तैयार हैं, और अंत में जब कहानी कहीं नहीं पहुंचती है तो धड़ 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 लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। तो कुछ अखबारी तथ्यों के आधार पे कल्पना की एक ऐसी इमारत खड़ी करने की कोशिश है जिसकी बुनियाद बिल्कुल बहराई हुई है। वो बुनियाद फिलहाल अगर टिकी हुई है, वो इमारत अगर टिकी हुई है, तो भारत में पैदा हुए इस नए कम अक्ल राष्ट्रवाद की वजह से के कंधों पर, जो बिल्कुल कुछ और देखने को तैयार नहीं है, उसको लगता है फिल्म में फिर वही ये वो भारत है जो घुसकर मारता है। ये संवाद हम जानते हैं कि हमारी राजनीति से लेकर हमारी फिल्मों तक में बार बार दोहराया जा रहा है, जबकि हम पाते ये हैं कि राजनीति में पाकिस्तान पे हमला करने के अलावा चीन के मामले में, अभी खैर मैं उस राजनीतिक डिबेट में नहीं जाऊंगा, मनोज नरवणे की किताब का उल्लेख तक करने से ये लोग डर रहे थे, क्योंकि कोई घुस रहा था और उसको रोकने के लिए सीधा आदेश देने की हिम्मत आप नहीं दिखा पाए थे। खैर, तो ये जो पूरी फिल्म है, न कलात्मक है, न एक दिलचस्प अनुभव बनाती है, न राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर कोई नया पाठ पढ़ाती है, न विचार और प्रचार के मुद्दे पे कुछ जोड़ती है। वो दो गलत मुद्दों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, और इसको देखकर लगता है गाली गलौज से भरी, और जो दृश्य हैं, मतलब शुरू से अंत तक लगता है कि या तो मर्डर 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 मर्डर, यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। और चलते चलते मुझे अचानक ख्याल आया, हिंदी का क्या हाल कर रखा है लोगों ने। यानी जो अंत में सबसे बड़ा वाक्य आता है, वो वाक्य है, उस वाक्य को भी बदल दिया गया है। अहिंसा परमो धर्मों को
बलिदान परमो धर्म बताया गया है। चलो ठीक है, आप उसको बता सकते हैं। परमो में बिंदी लगा दी गई है। भाषा का, हिंदी का मामूली भी जानकार इस पे हंसेगा, लेकिन आप नहीं हंसेंगे क्योंकि ना आपको भाषा आती है न उसकी परवाह है। आप परमो परम क्या है मैं नहीं बताऊंगा। तो बस इतना ही। धुरंधर 2 वाकई धुरंधर बनी हुई है। भारतीय राजनीति में ऐसे धुरंधर खूब दिख रहे हैं इन दिनों। बिल्कुल सतही सपाट किस्म की फिल्म जो शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन अफसोस मैंने ये चूक की, तो उस चूक का हिसाब इतना तो चुकाना होगा। शुक्रिया।